नमस्कार। आज आपके साथ मैं एक टॉपिक पर चर्चा करूंगा। सीवी रमन यूनिवर्सिटी के द्वारा वेबिनार आयोजित किया जा रहा है। इस वेबिनार का टॉपिक है राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका। सीवी रमन यूनिवर्सिटी बिलासपुर की एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है और बहुत ही अच्छा विषय आपने चुना है, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका। 3 शब्द यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं, राष्ट्र निर्माण और युवा। राष्ट्र निर्माण, युवा, ये 3 चीज अलग अलग हैं। इनको हमको अलग अलग संदर्भों में देखना पड़ेगा। राष्ट्र अंग्रेजी के नेशन का हिंदी अनुवाद है। राष्ट्र से तात्पर्य है एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से घिरा हुआ, भौगोलिक सीमा जो बनाती है चारों तरफ से, भौगोलिक क्षेत्रफल, जिससे उसका एक सिंबल होता है, उसका एक प्रतीक होता है, उसका एक नाम होता है, वो राष्ट्र कहलाता है। भारत एक राष्ट्र है। जैसे ही हम भारत की बात करते हैं राष्ट्र की, हमारे जेहन में भारत का नक्शा आ जाता है, हमको समझ में आ जाता है उत्तर में कौन से, दक्षिण में कौन से और पूर्व में कहाँ क्या स्थिति है। इसी तरह से यूरोप की बात करें, यूरोप के अन्य राष्ट्र हैं। यूरोप एक महाद्वीप है, उसमें अन्य राष्ट्र जो हैं उनका हमको जेहन में आ जाता है। इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, यहाँ जापान है, अमेरिका है, यूएसए, सारे ये एक भौगोलिक क्षेत्रफल है। हम सब समझ जाते हैं एक निश्चित दायरे में बंधा हुआ क्षेत्र जो राष्ट्र है, जिसका अपना एक सिंबल होता है, प्रतीक होता है, जिसका नाम होता है। भारत का सिंबल तिरंगा है, हमारा ध्वज है। भारत का सिंबल 3 शेरों वाला है। भारत इंडिया भी कहलाता है, भारत भी कहलाता है, हिंदुस्तान कहलाता है। ये एक और भौगोलिक क्षेत्रफल तो हम सभी जानते हैं, ये हमारा है, ये राष्ट्र है। और इसमें आप देखेंगे अलग अलग जनसंख्या का विविध स्वरूप रहता है। महिला, पुरुष, वृद्ध, बच्चे, कार्यशील जनसंख्या, अकार्यशील जनसंख्या, औद्योगिक जनसंख्या, श्रमिक, किसान, सभी प्रकार की जनसंख्या का विविध रहता है। अब निर्माण कंस्ट्रक्शन का हिंदी अनुवाद है। निर्माण से तात्पर्य है संरचना। जैसे आपकी सीवी रमन यूनिवर्सिटी की एक संरचना है, वाइस चांसलर का रूम है, रजिस्ट्रार का रूम है, फैकल्टीज के रूम है, फैकल्टीज के रहने के लिए मकान, घर हैं, हॉस्टल्स हैं, क्लासरूम है, प्लेग्राउंड है, लैबोरेटरीज है। ये सारी एक संरचना है। वाइस चांसलर से लेके प्यून तक की एक संरचना है, ये कहलाती है। इसको जब बना दिया जाता है निर्माण कहलाता है, संरचना का कार्य करना निर्माण। और युवा से तात्पर्य होता है यूथ। हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें 16 से 45 साल, हालांकि कुछ लोग इसको 13 से भी लेते हैं, लेकिन मैं इसको 16 से 45 ईयर्स एज ग्रुप ले रहा हूं। ये जो पॉपुलेशन है ये युवा कहलाती है, यूथ कहलाती है। अब इस तीनों को, अगर हम तीनों शब्दावलियों को, राष्ट्र, निर्माण और युवा को जोड़ते हैं, एक भौगोलिक क्षेत्र के निर्माण से तात्पर्य है वहां के नागरिकों को सर्वोत्तम सेवाएं उपलब्ध कराना। ये राष्ट्र की जिम्मेदारी है और प्रत्येक राष्ट्र का कर्तव्य है कि वे अपने नागरिकों को निर्माण के साथ साथ उनको विकास के लिए प्रेरित करता है। आज भारत की आबादी हम सभी जानते हैं 135 करोड़ भी क्रॉस कर गई है। और अब देख ही रहे हैं कि कल ही हमने 11 जुलाई को विश्व वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बनाया था। इसमें जनसंख्या पे हमने काफी कुछ चर्चा की। ये भी राष्ट्र निर्माण से जुड़ा हुआ तत्व है। जनसंख्या भी देखिए राष्ट्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण तत्व है। और आपने सभी जगह कई सेमिनार हुए, वेबिनार हुए, जिसमें चर्चा की गई कि जनसंख्या में यूथ जनसंख्या जो है भारत में सबसे ज्यादा, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, यूथ पॉपुलेशन, जो कि मैंने 16 से 45 आयु वर्ग जो बताया है, वो सबसे ज्यादा भारत में है। लगभग 34 करोड़ हमारे यहाँ युवा हैं, जो कि टोटल आबादी का 25% होता है। युवा राष्ट्र का संरचनात्मक और कार्यात्मक पक्ष है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एस्पेक्ट है। देखिए दोनों चीज, संरचना यानी युवा संरचना का काम करता है, डेवलपमेंट का काम करता है, और फंक्शनल यानी फंक्शन करता रहता है, कार्यात्मक पक्ष करता है। वृद्ध को आप कार्यात्मक और संरचनात्मक में नहीं रख सकते, बच्चों को कार्यात्मक और प्रकारात्मक संरचनात्मक में नहीं रखते थे। युवा ही उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है। और इसलिए आप देखेंगे प्रत्येक राष्ट्र की संपन्नता, कोई भी राष्ट्र कितना संपन्न है उसका आधार उसकी युवा पीढ़ी होती है, युवाओं की उपलब्धियां होती हैं। प्रत्येक राष्ट्र का भविष्य युवाओं के सर्वांगीण
विकास में ही निहित रहता है। कोई भी राष्ट्र, चाहे भारत हो, अमेरिका हो, चीन, जापान हो, सारे के सारे राष्ट्र जो है युवाओं पे डिपेंड करते हैं। हमें आज़ादी भी जो मिली थी युवाओं के कारण मिली थी, और आज़ाद भारत में जितना डेवलपमेंट, जितना विकास हुआ वो भी युवाओं के कारण हुआ। युवा जो है राष्ट्र निर्माण में अपना सर्वोच्च उत्कृष्ट देता है, सर्वोच्च भूमिका निभाता है। और राष्ट्र निर्माण का तात्पर्य इसीलिए कहा गया, राष्ट्र निर्माण का तात्पर्य है राज्य की शक्ति, मतलब नेशन की जो शक्ति है, पावर है, उसको एक राष्ट्रीय पहचान देते हुए संरचनात्मक कार्यों में उसके प्रयोग करना। ये राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है। इसका मूल उद्देश्य है अपने नागरिकों को एकजुट करके स्थिर और व्यवहारिक मूलक बनाना। युवा जो है, युवा वास्तव में जो आयु ग्रुप बताया मैंने 16 से 45, ये वास्तव में एक ऐसा समय होता है जिसमें हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें व्यक्ति के मन में नवोन्मेषी और रचनात्मक विचार आते रहते हैं, जिससे कि वो अपने विचारों के माध्यम से उसका क्रियान्वयन करके समुदाय और राष्ट्र जहां वो रहता है उसको एक आकार देते हैं, शेप देते हैं। हम सभी जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान परमाणु बम के कारण बर्बाद हो गया था। हिरोशिमा नागासाकी में जो परमाणु विस्फोट करा था, अमेरिका ने गिराए थे, बर्बाद हो गया था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर 45 की बात है, और आप देखेंगे 75 साल में जापान के युवाओं ने बदल दिया। आज जापान नंबर 1 पे चलता है। वही हाल आप देखिए कोरिया का है, कोरिया का भी यही हाल है। तो ये जो है युवाओं के मन में नवोन्मेषी और रचनात्मक विचार आते रहते हैं, जिसको कि वो जिस समुदाय में रहते हैं, जिस राष्ट्र में रहते हैं, वहां पे उसको एक निश्चित आकार देते हैं, राष्ट्र की नीतियां बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, राष्ट्र के विकास कार्यों में सर्वोत्तम अपना देके उसको डेवलप करते हैं। युवा क्योंकि अधिक उत्साही, ऊर्जावान होता है, उसमें उतनी ऐसी क्षमता होती है, अगर उसकी क्षमता का हमने सही उपयोग किया तो वो तेजी से प्रगति सुनिश्चित कर देता है। युवा वह है जो किसी भी राष्ट्र को सबसे गतिशील खंड का प्रतिनिधित्व करता है। अब राष्ट्र निर्माण में देखिए सामान्यतः 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, एक शिक्षा, दूसरा रोजगार, तीसरा सशक्तिकरण। शिक्षा, जो राष्ट्र जितना ज्यादा शिक्षित होगा वो उतना ज्यादा आगे बढ़ेगा। जिस राज्य में रोजगार के साधन ज्यादा होंगे वो राष्ट्र उतना आगे बढ़ेगा। पॉपुलेशन में कहा जाता है ना, पॉपुलेशन अधिक होगी कार्यशील होना, लेकिन हमारे यहाँ ये है कि हमने अपनी अधिक पॉपुलेशन को कार्यशील नहीं बनाया, इसलिए हम पिछड़ते जा रहे हैं। हमारे यहाँ समस्याएं बहुत है। सशक्तिकरण मतलब समाज के हर वर्ग को, महिला, पुरुष, युवा, वृद्ध, सबको सशक्त बनाना, सबको स्ट्रांग बनाना। और इसलिए आप देखिए युवाओं की ऊर्जा, प्रेरणा और राष्ट्र का सतत विकास जो है प्रगति लाने के लिए किया जाता है। युवाओं में क्या है, युवा जोखिम लेने और चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। जो कुछ भी है युवा जानता है कि हम अपनी कड़ी मेहनत करके अपना एफर्ट दिखा देता है। ये चीज युवा में। वृद्ध आदमी उतना नहीं है, वृद्ध सोचता है क्या करना। बच्चे अभी उतने मैच्योर नहीं होते, लेकिन युवा मैच्योर होता है, वो सब कुछ करके दिखाता है। अभी आपको मैं बताता हूँ, अभी 2 महीने पहले की बात है, अप्रैल मई की बात है। दिल्ली से सटा हुआ है गाजियाबाद। गाजियाबाद में एक न्यूज़ आई थी कि गाजियाबाद में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी थी, और कोरोना के में ऑक्सीजन की बहुत कमी थी, बहुत समस्या हुई। एक लड़के ने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया, उसका क्लासमेट था, बोकारो स्टील प्लांट में था वो। उसने उसको फ़ोन किया। अब सोचिए उसके फ्रेंड ने बोकारो से ऑक्सीजन के सिलेंडर लिए, अपनी कार में लोड कराए सिलेंडर, परमिट सब लेके बोकारो से गाजियाबाद, दिल्ली के बाद पास है, लगभग 1,500 किलोमीटर का सफ़र उसने अपनी कार में खाने पीने का सामान रख लिया और लेके आया, और मात्र 32 घंटे में उसने सिलेंडर डिलीवर कर दिया। ये यूथ है ना, यूथ जो सोच ले वो कर लेता है। ऐसा कोई करना आसान नहीं। कई सरकारों में, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी ऑक्सीजन के टैंकर आए, बोकारो से आते थे, लेके आते थे, वो नॉन स्टॉप बिना रुके। उनके लिए कॉरिडोर तो लॉकडाउन के कारण सड़कें खाली थी, लेकिन वो रुकते नहीं थे। बोले नहीं हमको ये सिलेंडर पहुंचाना है, क्योंकि कईयों की ये जो ऑक्सीजन है इसमें जानें अटकी हुई हैं। तो देखिए बिना रुके, बिना किसी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए उन्होंने पहुंचाया। अब भारत में समस्या क्या हो रही है कि भारत के युवा जो है शिक्षित नहीं है, निरक्षर है। शिक्षित हैं लेकिन निरक्षर भी हैं। तो निरक्षर व्यक्ति जो है वो विकास पे बाधक होता है। जो शिक्षित हैं उन्हें उनकी क्षमता के अनुरूप हम कार्य नहीं दे पा रहे, हम उनको काम नहीं।
अक्सर होता ना, विज्ञापन निकलता है चपरासी के लिए, पियून के लिए विज्ञापन निकला, पियून के लिए निकला, या फिर सफाई कर्मी के लिए निकला। पीएचडी और इंजीनियर जो हैं वो भी आवेदन करते हैं। अभी 3 साल पहले जो मध्य प्रदेश में पटवारी की पोस्ट निकली थी, 3-4 साल पहले, 4 लाख आवेदन आए थे पटवारी के लिए। उसमें से 4 लाख में 2 लाख तो इंजीनियर थे और करीब 10,000 के लगभग पीएचडी होल्डर थे। अब बताइए, पीएचडी और इंजीनियर पटवारी के लिए आवेदन कर रहा है, अर्थात आपकी जो क्षमता है, आपकी योग्यता है, उसके अनुरूप अगर आप उसको रोजगार नहीं देंगे तो उसका माइंड डाइवर्ट होगा और वो गलत दिशा में जाता है। ये स्थिति है। अभी मैं मध्य प्रदेश का हूं, मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करता हूं आपको। देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पहले एक था, इसलिए हम उसको ज़्यादा अलग नहीं समझते हैं। जो हालात मध्य प्रदेश के हैं वहीं छत्तीसगढ़ के हैं। अभी मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश की आबादी जो है उसमें यूथ जो शिक्षित हैं वो लगभग स्कूल के 10th, 12th और कॉलेज को उनके स्टूडेंट को अगर हम शामिल कर लें तो नियर अबाउट 1 करोड़ के आसपास आते हैं। इनमें हम रोजगार कितनों को दे पा रहे हैं? बमुश्किल गिनती से 100 के अंदर। दूसरी चीज, मध्य प्रदेश में इतनी समस्याएं, चाहे एग्रीकल्चर की हों, चाहे रोड की हों, चाहे शहरी समस्याएं हो, चाहे ग्रामीण समस्याएं हो, अपराध की सारी समस्याओं से जूझ रहा है मध्य प्रदेश। कोरोना काल में तो बहुत बुरी हालत होगी, तो हॉस्पिटल में बेड नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, ये सारी समस्याएं हैं। और आपके पास आईआईटी है इंदौर में, आईआईएम इंदौर में है, नीट आपके जो है एनआईटी जो मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट है भोपाल का वो है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो कि एशिया की एक समय सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होती थी, तो बाद में छत्तीसगढ़ में एक पार्ट गया और मध्य प्रदेश में ग्वालियर में, लेकिन वो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर का एशिया का नंबर 1 था। मेडिकल यूनिवर्सिटी हम जबलपुर में, टेक्निकल यूनिवर्सिटी भोपाल में है, ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी जो हैं वो 15 के लगभग है, ओपन यूनिवर्सिटी भोज ओपन यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस हैं। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो यूथ को लाइन दिखा सकता है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? कोई रोल नहीं कर रहे। सही था, ठीक यही हाल छत्तीसगढ़ का भी। छत्तीसगढ़ में टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, एनआईटी है, आईआईएम है, मेडिकल यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पे बेरोजगार है। आप इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास में, इंटेलेक्चुअल है, लेकिन अगर वो चाहे ले तो 1 साल में ही इन युवाओं की फौज को अगर सही काम में सही डायरेक्शन दे दे, एनआईटी आपके एम्स है, मेडिकल है, टेक्निकल है, यूनिवर्सिटी है, लॉ यूनिवर्सिटी, सारी मल के अगर ये अपने एफर्ट करें, यूथ को कोई डायरेक्शन दे दें, कोई जानकारी दे दें, तो सब कुछ बदल सकता है। लेकिन कुछ नहीं। हमने यूनिवर्सिटी बनाई है, हमने जबलपुर में 5 यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन यूटिलिटी उनकी कुछ नहीं है। भोपाल में प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के करीब 8 यूनिवर्सिटी हैं। इंदौर में आईआईएम है, आईआईटी है, लेकिन अगर उसका अपन देखें तो कुछ भी नहीं है, आउटपुट हमको नहीं मिल रहा। तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के कारण, इसके पीछे मूल कारण मैं आपको बताता हूं। हम जब तुलना करते हैं ना, लोग कहते हैं आप कोरिया से तुलना कर रहे हैं, चाइना से तुलना कर रहे हैं, आप जापान से तुलना कर रहे हैं। भाई हम क्यों ना करें? आप देखें, कोरिया में 90% स्किल डेवलपमेंट है, कौशल है लोगों का। यूएसए में 90% है, चाइना में 90% लोग स्किल्ड हैं। और भारत का जो आंकड़ा है, बड़े शर्म आती है भारत का आंकड़ा बताते हुए आपको, मात्र स्किल्ड हमारे यहाँ जो हैं, कौशल रूप से कौशल विशेषज्ञ जो है हमारे 4.6% है। हमारा युवा जो है बौद्धिक विलासिता में लिप्त है। मुझको कहने में शर्म नहीं आ रही है, हमारा युवा बौद्धिक विलासिता में लिप्त है, उसके पास स्किल नहीं है। स्किल का जमाना है। प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट एक डिपार्टमेंट ही खोला है 2014 के बाद, लेकिन स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट क्रियान्वयन नहीं कर पा रहा है अभी भी। ये सारी चीजें अन्य देशों में 90% लोग स्किल्ड हैं, हमारे यहाँ 4.6% है। आप 4.6% से आप कहाँ से राष्ट्र निर्माण करेंगे? और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका कैसे आएगी? जब युवाओं में कौशल होगा, युवाओं को आप फ्रीडम देंगे, युवाओं को आप छूट देंगे, युवाओं को आगे बढ़ने का मौका देंगे, युवाओं को सीखने देंगे। हाँ, अभी डिजिटल मीडिया ने एक नई इबारत लिखी है, आज सशक्त युवा और सक्षम ग्राम बन रहा है। कुछ गांवों में तस्वीर बदली है,
डिजिटल मीडिया इंटरनेट के कारण आपने देखिए कौशल हुआ, कौशल विकास करा, तो देखिए आज स्थिति के गांव में पार्ट टाइम सीए का काम पार्ट टाइम कर रहा है युवा और फुल टाइम खेती किसानी कर रहा है। ये बदलाव आया है। जीवन हमें ये देखना चाहिए ईश्वर का दिया है, एक अनुपम उपहार है, लेकिन हम अपना जीवन यूं ही व्यर्थ के कार्यों में बिता रहे हैं। हम उसका कोई यूटिलाइज नहीं कर रहे, उसको यूटिलिटी नहीं दे रहे हैं, उसको हम वास्तव में आत्म केंद्रित हो गए। मैं सोचता हूं कि मेरे पास नॉलेज आ जाए, मैं अपने परिवार तक सिमट के रह गया, मैं अपना नॉलेज शेयर नहीं करता। हमारा जीवन, हमारी सोच, हमारा दायित्व हमारे अपने तक ही सिमट कर रह गया। मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे तक मैं सिमट के रह गया। अपने भाई, अपने घर, उन सब की चिंता। मैं सोचता मैं अपने बच्चों बेटियों को आगे बढ़ा लूँ, मैं खुद आगे बढ़ जाऊँ। यहाँ पे मुझको पूर्व राष्ट्रपति वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की एक बात याद आती है। उन्होंने एक बार कहा था, सपने, ड्रीम वो नहीं होते जो हम देखते हैं, सपने वो नहीं होते जो हम देखते हैं, सपने वे होते हैं जो हमें नींद ही नहीं आने देते। ये युवाओं की सोच होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा राष्ट्रपति जी ने, एपीजे अब्दुल कलाम ने, कि यूथ को, युवा को सपने नहीं देखना है। उनको तो सपने उनके जीवन के वो हैं जिसमें उनको नींद ना आए, निरंतर सोचते रहना है। मैंने अभी आपको बताया ना, बोकारो से एक लड़के ने तत्काल पहुंचा दिया गैस सिलेंडर। इसी तरह से एक घटना और याद आती है मेरे को, 2006 की बात है। मुंबई में जुलाई में 23 जुलाई की बात है। जबरदस्त बारिश हुई थी, पूरा मुंबई डूब गया था, टापू बन गया था। इसलिए मुझको ये घटना याद है। मेरी सिस्टर भी थी, अभी भी सिस्टर है। 2 जुलाई को वो भांजी को स्कूल लेने गई थी और लौट नहीं पाई। घरों तक, मतलब मुंह के ऊपर तक पानी था। डबल डेकर बस में भी पानी आ गया, इतना बारिश हुई थी। उस वक्त यूथ ही काम आया था। बॉम्बे के जो यूथ थे, जिनको कहा जाता था एक टपोरी हैं, गुंडे हैं, मवाली हैं, बदमाश हैं, जिनको पब्लिक पसंद नहीं करती थी, उन्होंने अपनी जान की परवाह किया बना हाथ जोड़ जोड़ की चैन बनाई और लोगों को बचाने का प्रयास करा, उनको सुरक्षित रखा। लाइट चली गई थी, मोबाइल सब बंद हो गए थे पूरे, लेकिन वो उसमें लोगों को बचाने का काम करा। सबकी गाड़ियां खराब हो गई थी, उन्होंने पानी निकालने का, नगर निगम बीएमसी के साथ मिलकर उन्होंने काम किया था। ये यूथ है। ये यूथ अगर सोच ले तो सब कुछ कर सकती है। जिसके बारे में हमारी गलत धारणा है, वो यूथ ही सबसे ज़्यादा काम आती है। कोरोना काल में लास्ट ईयर से हम देख रहे हैं, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ या अन्य राज्य हो, यूथ ने सबसे ज़्यादा ब्रेक द चेन अभियान जो चला है ना, हर सरकार ने चलाया ब्रेक द चेन। उसमें डॉक्टर, नर्स ये तो थे, लेकिन सबसे बड़ा रोल यूथ ने निभाया। उन्होंने कोरोना की चेन, छत्तीसगढ़ में बहुत बुरे हालात थे, छत्तीसगढ़ में भी बहुत बुरे हालात थे, लेकिन आज छत्तीसगढ़ में भी 1, 2, 3, 4 केस निकल रहे हैं, ज़्यादा नहीं निकल रहे। वही हाल मध्य प्रदेश का है। और यूथ था, वो प्राण रक्षक दवाइयाँ भी सप्लाई करा रहा था। उन्होंने ऐप बनाए थे, ऐप बना के आपको दे रहे थे। अभी वैक्सीन में हो रहा, वैक्सीन में स्लॉट नहीं मिलता है, तो जबलपुर के कुछ लड़कों ने ऐप बनाया है। वो खट से बताते हैं, आपको बता देते हैं, आप उसके मेंबर बन जाइए। आपके मोबाइल में खट से मैसेज आता है, यहाँ पे वैक्सीन मिल रही है, यहाँ उपलब्ध है, आप अपना बुकिंग करा लिए। हम लोग तो पता ही नहीं कर पाते थे, एक जगह जाते हैं, कई लोग भटकते, लेकिन उन्होंने उसको इको फ्रेंडली कर दिया। मोबाइल के थ्रू, ऐप के थ्रू उनको जानकारी दे दी। यूथ ने अपने ग्रुप बनाए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, सारी जानकारियां शेयर कर रहे हैं। लॉकडाउन पीरियड में उन्होंने लोगों तक से अपनी सर्विसेज दी, दवाइयां पहुंचाई। सबसे बुरी स्थिति वृद्धों की हो गई थी, जो अपने घर में थे, जिनके बच्चे फॉरेन में या बाहर कहीं फंस गए, वो आ नहीं पाए। अब वो वृद्ध सामान लेने नहीं जा सकते, घर के बाहर नहीं आए, उनकी ऐसी हालत नहीं है, घर में आना नहीं। तो युवाओं ने, मोहल्ले के युवाओं ने उनके घर तक सेवाएं पहुंचाई। उनको दूध है, बीमारी, खासतौर से वृद्धों के साथ है, दवाई की बहुत जरूरत रहती है, तो युवा ही सबसे सामने आया, उसने दवाइयां दी। तो मैं कहता हूं राष्ट्र निर्माण में युवा की सकारात्मक भूमिका है। लेकिन जो मैंने बताया ना कि हमारे यहाँ हम वो मना रहे हैं अमृत महोत्सव 75 साल, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है 75 साल की आज़ादी में हमने युवाओं को कोई मार्गदर्शन नहीं दिया, जबकि आज़ादी के पहले एक मार्गदर्शन दिया था कि हमको आज़ाद होना है। और आप देखिए गांधी जी के बताए हुए उस संदेश पे सुभाष चंद्र बोस, तिलक, लाला लाजपत राय, ढेरों, खुदीराम बोस, इन्होंने अपना निछावर कर दिया। यूथ ही थे ये सब। इसके बाद एक और यूथ की बात करूंगा मैं, राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे।
आप सब देख रहे हैं, जो मोबाइल कंप्यूटर का जो जमाना आया है, उन्होंने एक कंप्यूटर क्रांति लाए थे। उनको एक विजन था, उन्होंने कहा कि कंप्यूटर लाना पड़ेगा। और देखिए, विपक्ष ने काफी विरोध किया था, लेकिन कंप्यूटर आने से हम लोग सब काम हमारा आसान हो गया। जैसे आपकी ये सीवी रमन यूनिवर्सिटी है, ये भी एक युवा की सोच है। उसने बिलासपुर में एक यूनिवर्सिटी डाली और सारी सुविधाएं दे दी। तो जिनको कहीं एडमिशन नहीं मिलता था, जो कहीं नहीं, गांव के लोग नहीं आ पाते थे, उनको यहीं पे दे रहे हैं। तो देखिए, वो अपने आप बढ़ रहे हैं। तो युवा को मैंने कहा ना, कौशल उनका देना, स्किल्ड करना पड़ेगा। हमने 75 साल के शासन में, 75 साल की आज़ादी में स्किल्ड नहीं करा। कोरिया हमसे छोटा है, जापान हमसे छोटा है, लेकिन स्किल्ड करने के कारण बहुत आगे। चाइना क्या हुआ? चाइना 1980 तक भारत चाइना एक सी स्थिति थी, लेकिन 1980 में चाइना ने एक पॉलिसी अपनाई, 4-to-1। 4-to-1 सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। 4 का मतलब है, 4 जो आते हैं, हस्बैंड वाइफ, लड़के के माता पिता और लड़की के माता पिता, ये 4। फिर माता पिता के एक मतलब लड़के के पक्ष में लड़का, उधर लड़की, तो ये 2, एक लड़का लड़की और इनके एक बच्चे। 4-to-1 मतलब माता पिता, उनके बच्चे और उनका एक बच्चा है। ये पॉलिसी कि हर परिवार में एक बच्चा होगा। और उन्होंने यूथ को स्किल्ड करना शुरू करा। 80 के बाद का चाइना, 80 का चाइना मोहताज था वर्ल्ड का, और आज पूरा वर्ल्ड चाइना के आगे पीछे घूम रहा है। हमसे बहुत आगे, जबकि पॉपुलेशन में हमसे ज़्यादा है। हम कहते हैं ना, हमारे यहाँ पॉपुलेशन दिक्कत दे रही है, चाइना में क्यों नहीं दे रही? चाइना में तो वही पॉपुलेशन उनको फायदा दे रही ना, श्रम शक्ति बन गई है। तो ये है कि उनने स्किल्ड करा, उनने अपनी पॉलिसी बदली। हमें भी अपनी पॉलिसी बदलना पड़ेगी, योजना बनाना पड़ेगी, रणनीति तैयार करना पड़ेगी। देखिए, भारत में खेल की भी सुविधा है, फिल्म की सुविधा है, लेखन की सुविधा है, ब्लॉग लिख सकते हैं आप, मीडिया में, न्यू मीडिया, ये सारे हैं फंडे। शिक्षक बन सकते हैं, ऑप्शन बहुत हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपनी सोच को क्रियान्वित करना होगा। युवा को, यूथ को हमको स्वतंत्र बनाना होगा। और जब हम युवाओं को स्वतंत्र बनाएंगे, उनको साक्षर करेंगे, उनके योग बनाएंगे, उनको आगे देंगे, उनको स्किल्ड करेंगे, उनके लिए राहें क्लियर करेंगे, हम उनको दबा के नहीं रखेंगे, तो आप देखेंगे युवा जो है एक सही मुकाम में जाएगा और राष्ट्र को उन्नतियों के शिखर पे ले जाएगा। क्योंकि जितने भी राष्ट्र हैं वो भौगोलिक दृष्टि से तो अपने एक सीमित दायरे में बंधे रहते हैं, लेकिन उनके यहाँ की जो आबादी है वो भी बहुत कम। हमारे यहाँ तो 25% यूथ हैं, दूसरे देशों में तो 10 और 12% यूथ हैं, लेकिन वो 10-12% यूथ ही। जापान में क्या है? जापान में वृद्धों की संख्या ज़्यादा है, युवाओं की संख्या कम है, लेकिन जापान सबसे आगे। तो आपको यूथ को मोबिलाइज करना होगा, मोटिवेट करना होगा, यूथ को सपने दिखाना होंगे उनको कि आप इन सपनों को देखिए, आप जागिए और जागते हुए आप अपने सपने पूरे करिए। आपके सपने क्या है? राष्ट्र के निर्माण क्या होना चाहिए? राष्ट्र का निर्माण भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, राष्ट्र एक ऐसा निर्माण होता है जहां पे सभी को खुशहाली हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो। आज हमने देखा ना, हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल जीरो थी, हम स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में पिछड़ गए थे। लेकिन 2020 में जब से लॉकडाउन लगा, उसके बाद से हमारे यहाँ ग्लव्स नहीं बनते थे, पीपीई किट नहीं बनती थी, मास्क नहीं बनता था। आज हम विदेशों को सप्लाई कर रहे हैं। तो यूथ ने बीड़ा लिया ना, छोटी छोटी महिलाओं ने अपने घरों में बनाना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीजें क्या है कि आपको सपने, ये नहीं कि जो हम देखते हैं, सपने वास्तव में ये होना चाहिए जो हमारी नींद उड़ा दे। लॉकडाउन ने हमारे सपने खत्म कर दिए, हमारी नींद उड़ा दी, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और देखिए बहुत कुछ हम आगे होते होते धीरे धीरे अपने आप को स्ट्रांग बना रहे हैं। तो वास्तव में अपने मंसूबों को हमें नाकाम नहीं करना, हमारे जो मंसूबे हैं उनको नाकाम नहीं करना है, मुझको इस रूप में भी आराम नहीं करना, ये सोच युवा की होना चाहिए। और युवा जब इस सोच के साथ आगे बढ़ेगा, हमने देखा 1947 के पहले का भारत की युवाओं ने अंग्रेज जो कि बहुत सशक्त था, पूरे भारत में कब्जा कर दिया था, उसको मजबूर करा कि 15 अगस्त 1947 को भारत छोड़ना पड़ा। इसके बाद वाला भारत जो था, 1947 के बाद का भारत, हमने हरित क्रांति, श्वेत क्रांति लाके तय कर दिया कि हमारे यहाँ का खाद्यान्न, हमारे यहाँ का दूध विदेशों में जाएगा, जबकि हमारे यहाँ खाद्यान्न की कमी थी, वेपन्स की कमी थी। अभी हम विदेशों से लेते हैं ना, अक्सर होता है कि राफेल हमने फ्रांस से लिया, स्वीडन से बोफोर्स ली। आने वाले दिनों में हम रक्षा के मामले में भी, रक्षा उत्पाद में भी आत्मनिर्भर हो जाएंगे। जो प्रधानमंत्री का कथन है ना,
आत्मनिर्भर बनिए। वो वास्तव में आत्मनिर्भर, उन्हें हम आपको नहीं है, उन्हें सबको करने के साथ साथ युवाओं को प्रेरित किया है कि युवा आत्मनिर्भर बनेंगे। जब युवा आत्मनिर्भर बनेंगे तो वो अपने आप पूरे देश को आगे ले जाएंगे। इसलिए ये जो आपने विषय चुना ये बहुत अच्छा विषय है। राष्ट्र निर्माण में युवाओं की सकारात्मक भूमिका रहती, कभी भी हाँ नकारात्मक कौन रहती है, हमारी गलती से हम उनको यूटिलाइज नहीं करते, हम योजना नहीं बनाते, हम प्लानिंग नहीं करते, हमने उनको काम नहीं दिया। मैंने आपको उदाहरण दिया था ना कि पटवारी की पोस्ट के लिए क्यों पीएचडी होल्डर, क्यों इंजीनियर अप्लाई कर रहा है, आपने उसको काम नहीं दिया ना, बेरोजगार है। हम शिक्षित जो है बौद्धिक विलासिता हम तैयार कर रहे हैं, हमारा शिक्षित वर्ग बौद्धिक विलासी हो गया है और वो आपके लिए फिर नुकसानदेह होगा। तभी आप देखिए नशाखोरी में जा रहे हैं, अपराध की जगत में जा रहे हैं, क्योंकि जब कुछ नहीं मिलता है तो माइंड आपका दोनों तरफ चलता है, नकारात्मक भी और सकारात्मक। अगर आपने काम दे दिया, आपने ऊर्जा को सही जगह यूज करा, परमाणु ऊर्जा क्या है, बर्बाद भी करती है और लेकिन सकारात्मक एनर्जी पावर सब कुछ है परमाणु ऊर्जा से, और जापान को बर्बाद कर दिया था। ऐसे ही युवा जो है परमाणु है, उसको हमको सकारात्मक करना होगा, उसको यूज करना होगा, सही दिशा देना होगी, तभी वास्तव में राष्ट्र का निर्माण हो सकेगा। एक अच्छे आदर्श नागरिक बनाने का काम, युवाओं को अच्छे आदर्श नागरिक बनाना ही राष्ट्र का है और राष्ट्र को अच्छा बनाने का काम युवाओं का है। तो पुनः मैं सीवी रमन यूनिवर्सिटी बिलासपुर का अत्यंत आभारी हूँ कि आपने मुझे अपने साथ कुछ बातें राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका या राष्ट्र निर्माण में युवा क्या कर सकते हैं उस पर बात की। ये मैंने आपके साथ अपने विचार रखे। आशा है कि मेरे विचारों से आप सहमत होंगे और अगर युवा एक बार सोच ले तो युवा सब कुछ कर सकता है, कि युवा वायु का उल्टा है। अगर युवा को उल्टा कर दें, हम शब्द अक्षर इधर उधर कर दें, युवा से वायु बनता है। वायु आप देखते हैं, वायु हमारे लिए, वायु यानी ऑक्सीजन जीवनदायिनी है, ऑक्सीजन के बिना हमारा जीवन समाप्त है। तो युवा वास्तव में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन कितनी महत्वपूर्ण है ये हमने भी 2 महीने पहले देख ही लिया। तो पुनः आप सभी का, कुलपति जी का और सभी आयोजक मंडल का मैं आभार